डाइपोल मोमेंट तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसका एक अपना डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किस तरफ होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिख रहा होगा यहाँ डेल माइनस बनेगा और यहाँ क्या बनेगा? डेल प्लस बनेगा, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगा इस तरीके से। इसको म्यू के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। सो दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डाइपोल मोमेंट का। क्लियर? अब अगर मान लो कि जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसा भी हो सकती है, एक बॉन्ड को दिखाया है, तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा ऐसा वेक्टर साइन आएगा। तो जब एक से ज्यादा वेक्टर साइन आएगा तो ऑटोमेटिकली इन वेक्टर का हमको देखना है नेट वैल्यू। मान लो ऐसे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है तुम्हारा μ1, एक आ रहा है तुम्हारा μ2, और इनके बीच का एंगल थीटा है। एंगल को लेके भी ध्यान रखना है कि दो वेक्टर क्वांटिटी या तो कन्वर्ज हो या तो डाइवर्ज हो, वही एंगल डिफाइंड होता है। क्या मतलब हुआ कहने का? कि अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक साथ कन्वर्ज कर रहा है तो ये उसका एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर एक कोई मान लो कि कन्वर्ज कर रहा है और एक यहाँ पे मान लो डाइवर्ज कर रहा है, तो ये वाला एंगल नहीं काउंट करना है। ये हो रहा है कन्वर्ज और ये क्या हो रहा है? डाइवर्ज। तो इसको थोड़ा आगे आप बढ़ा दीजिए इसको, और ये एंगल आपका थीटा काउंट होगा। तो एंगल पे ध्यान रखना है। तो मैंने दोनों ही डाइवर्स दिखाया है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो ऐसे केस में आपको निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट, ये ऐसे सिंबल, नेट डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा? दैट इज कॉल्ड वेक्टोरियल। पढ़ा होगा आपने, μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर और 2μ1 μ2 cos थीटा। ये रहा, दिस इज कॉल्ड द नेट डाइपोल मोमेंट। और अगर इस नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मान लीजिए द म्यू नेट अगर आपका आ गया 0, इसका मतलब है मॉलिक्यूल हो गया आपका नॉन पोलर। लेकिन अगर मान लो कि नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर। तो मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नहीं है, उसको आप डाइपोल मोमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे और वो हमारा स्टेरिक नंबर 2 होगा। स्टेरिक नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योमेट्री कैसी बनती है? लीनियर ज्योमेट्री। अब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर का नॉलेज हो चुका है, तो वैसे केस के बाद अब हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 उठाएंगे, और ये देखिए BF2 का एग्जाम्पल। अब आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, शेप नहीं पता है तो फिर इसमें बहुत दिक्कत आएगी। अब आपको पता है इसका स्टेरिक नंबर 2 है, इसका टाइप भी AB2 है, और ये एक लीनियर ज्योमेट्री बनाता है। तो ज्योमेट्री का नॉलेज आपको चाहिए। तो वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन ये अच्छा होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन को ऐसे बनाते हैं और बेरिलियम को यहाँ दिखाते हैं, और ये लीनियर ज्योमेट्री अचीव करता है। क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या फिर ये पोलर नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं कन्वेंटली इसको नीचे दिखा रहा हूँ क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ क्या बनेगा? माइनस, इस तरीके से।
तो अगर फ्लोरीन ज्यादा तो एक वेक्टर का साइन मेरा इस तरफ बनेगा, ये μ1 के नाम पे मैंने बनाया। इसके बाद दूसरा वेक्टर इस तरफ बनेगा, ये भी μ1 होने, दोनों सेम ही यहाँ पे। तो साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों वेक्टर का नेट सम कितना आने वाला है, 0, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऐसे केस में इसका जो नेट डाइपोल कितना आने वाला है, 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 180 का एंगल बन रहा है। समझ में आ गया यहाँ पर। तीसरा अगर हम दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, और एग्जांपल हमारा है BF3 का एग्जांपल। BF3 आपको टाइप दिख रहा होगा AB3 का टाइप, और AB3 के टाइप में ये होता है ट्राइगोनल प्लानर का शेप। आप इसका निकालिए स्टेरिक नंबर, 3 + 3 कितना हो गया, 6/2 3। इसका मतलब ये कौन सा शेप गेन करेगा, ट्राइगोनल प्लानर। तो कैसे बनेगा शेप, यहाँ पे B पे ऐसे फ्लोरीन, यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन और यहाँ पे ऐसे फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन ऐसे दिखाएंगे। और इसमें हम लोग फिर से आपको दिख रहा होगा कि डेल माइनस तो इसको ही मिलने वाला है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और डेल प्लस इसको, फिर डेल माइनस, इसको 3 कर लेते हैं और यहाँ डेल माइनस। तो एक वेक्टर आपको यहाँ दिख रहा होगा μ1, दूसरा वेक्टर यहाँ दिख रहा होगा μ1, तीसरा वेक्टर यहाँ दिख रहा होगा μ1, इस तरीके से। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर 3 वेक्टर आपस में 120 का एंगल बनाते हैं, μ1 हो गया, ये तुम्हारा μ2 हो गया, ये तुम्हारा μ3 हो गया, और एंगल कितना हो गया 120, तो इसका जो म्यू नेट निकल के आता है वो भी कितना होता है, 0। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, एंगल ऑफ 120 से निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे केस में ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, नॉन पोलर। हुआ क्लियर। अब यहाँ पे एंगल बड़ा आसान था, तो आपके लिए पहचानना बड़ा आसान था कि सर इसका तो वेक्टर सम 0 आना है, लेकिन एंगल कुछ अजीब टाइप का आ जाएगा तो वैसे कि इसमें पहचानने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये मैं ऐसे एग्जाम्पल उठा रहा हूं जहां पे स्ट्रक्चर और शेप सिमिलर है, क्योंकि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं आ रहा टाइप में। ये टाइप कौन सा है, AB3, ये कौन सा टाइप है, AB2, और सारे सराउंडिंग एटम भी सेम है। तो सराउंडिंग एटम भी मैंने डिफर नहीं किया है ताकि सारे डाइपोल मोमेंट आपको सेम ही मिले। तो यहां से आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि अगर स्ट्रक्चर और शेप सिमिलर हो तो इसको देख करके आप एक तरीका बना सकते हैं कि अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू शेप, मतलब एक भी लोन पेयर नहीं, और ऑल सराउंडिंग एटम, जितने भी सारे सराउंडिंग एटम हैं वो हो जाए सिमिलर, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 आता है। सो म्यू नेट जो होगा वो 0 होगा ऑलवेज, और ऐसे केस में मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसका मतलब है अगर मैं स्टेरिक नंबर 4 पे चला जाऊं स्टेरिक नंबर 4 के हिसाब से, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा CH4 क्या है, पोलर की नॉन पोलर। तो CH4 को देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये AB4 का टाइप है, और इसमें एक भी लोन पेयर नहीं बनेगा, और इस सारे सराउंडिंग एटम सेम है। तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। फिगर भी आप दिखाएंगे तो आप इसको वेक्टोरियली, मतलब एंगल कैसे निकालिएगा बताइए। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो कार्बन पे क्या बनेगा, डेल माइनस क्या, तो 4 डेल माइनस, तो 4 तरफ से यहाँ क्या बनेगा, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और ये बनेगा डेल प्लस। तो इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, ये रहा, ये वेक्टर भी इस तरीके से, यहाँ वेक्टर ये भी इस तरफ, यहाँ वेक्टर ये भी इस तरफ, और जो एंगल वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली, निकलेगा ये cos 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये आपके लिए सुविधा के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। अगर कोई बोलेगा CF4, यहाँ भी टाइप आपको AB4 का ही मिलने वाला है,
और सारे सराउंडिंग सेम है, तो ये भी नॉन पोलर ही होने वाला है। बट इस बार ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, फ्लोरीन, और ये रहा फ्लोरीन ऐसे। इस बार जो वेक्टर का साइन बनेगा वो बाहर की तरफ बनेगा, क्योंकि डेल माइनस और डेल प्लस बन रहा है। तो 4 यहाँ दिखा देते हैं, डेल माइनस और डेल माइनस। यहाँ भी ये बाहर जाएगा, यहाँ भी बाहर जाएगा और यहाँ भी बाहर जाएगा, और सब के सब म्यू दे देते हैं, सबका सिंबल। बोलिए समझ में आ गया? तो इसका भी नेट सम 0 ही होना है। सारे सराउंडिंग सेम है और स्ट्रक्चर और शेप इक्विवेलेंट है, तो निकालने का भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं आएगा एक्सेप्शन। हुआ क्लियर? समझ में आ गया? ये इसको मिटा इस तरफ, राइट हो गया, हटाएं इसको राइट। अब स्टेरिक नंबर 4, ये समझ में आया पॉइंट? अब इस एक पॉइंट पे बाकी वाले भी हम साथ में फ्यूज कर देते। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताओ PF5 क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर? PCl5 क्या होगा? SF6 क्या होगा? और IF7 क्या होगा? सारे मैंने सराउंडिंग सेम कर दिए, और स्ट्रक्चर और शेप क्या सब में इक्विवेलेंट है। आप निकाल के देखो, उसमें एक भी लोन पेयर नहीं आएगा। आएगा क्या लोन पेयर? नहीं आने वाला। AB5, AB6 एक और मिल रहा होगा, AB7 मिल रहा होगा। इसको आप डायग्राम से भी देख सकते हैं। आप देखिए PF5 में कैसे बनाएंगे फिगर। PF5 का फिगर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये देखिए, ये 3 फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन चला गया ऊपर और 1 फ्लोरीन चला गया नीचे। सारे वेक्टर एक ही टाइप के हैं। साफ समझ में आ रहा है कि ये वाला बात मत करो, बहुत बोलना पड़ रहा है जोर से। ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएगा, 180 का एंगल है, तो आपका ये वेक्टर खत्म हो गया। और इन तीनों से जो वेक्टर्स बनेंगे उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो ये वेक्टर भी सारे खत्म हो गए। तो नेट सम कितना मिलेगा? 0। जैसा PF5 में है वैसा ही PCl5 में होगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डेल माइनस बनेगा इसके ऊपर, इसलिए बाहर की तरफ एरो बना के दिखाया गया है। हुआ क्लियर ये? तो PF5 और PCl5 आपका एक ही साथ खत्म हो गया। अब आते हैं SF6 को। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि SF6 की ज्योमेट्री ऐसी होती है, यहाँ पे फ्लोरीन, इसके जस्ट पीछे फ्लोरीन, फिर यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये 4 वेक्टर तो ऐसे ही कैंसिल आउट दिख रहे हैं, नहीं कैंसिल हो जाएगा? तो अगर डायग्राम पूछेगा तो ऐसे पूछेगी, जस्टिफाई करो कि नॉन पोलर है, तो ऐसे डायग्राम बना करके जस्टिफाई करना है। ये चारों वेक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऑल 4 वेक्टर। अभी तो 4 ही मैंने बनाया है। इसके बाद अगर देखो तो हम 5वां ड्रॉ करते हैं। तो यहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं ये 5वां फ्लोरीन, और ये हो गया आपका 6ठा फ्लोरीन। ये भी वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सो दीज वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। ये देखो, हुआ क्लियर? सो अल्टीमेटली ऑल वेक्टर कैंसिल आउट ईच अदर। ये 180 पे, ये 180 पे, ये अब देखिए लैंग्वेज क्या होता है, जो भी आपके मन में लगा लॉजिक उसको ही वहां पर लिख देना है, मन में नहीं रखना है। अगर कॉपी में लिखने की बात आएगी तो आधा मन में रख रहा है, आधा लिख रहा है, तभी नंबर कटता है। तो जो मैंने पॉइंट क्या बोला कि दीज टू आर 180, सब लिख दीजिए लैंग्वेज फॉर्म में, समझे, इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। हुआ क्लियर पॉइंट? डायग्राम बना के भी दिखा देंगे, तो जैसा नंबर होगा उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन होगा। अगर 1 मार्क्स 2 मार्क्स पूछो तो डायग्राम ही सफिशिएंट है। तो नंबर के हिसाब से उसमें कितना लैंग्वेज ऐड करना है, तो IF7 का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। सब एक ही टाइप का तो चल रहा है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 5 और 2 7, प्लेन पे 5, ऊपर 1, नीचे 1। हाइब्रिडाइजेशन में वो डिस्कस हुआ है IF7। आप पूछ रहे हैं, आप तो इसी बैच में हैं महाराज, तो पढ़ाए IF7। 2 बार ड्राइंग किया था वो वर्टिकल लाइन,
थोड़ा टेढ़ा बनाए थे हम IF7 के लिए, याद आया मेरे को। और कदम से नहीं बनेगा ये भद्रडेरी का एंगल। हुआ क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे मूव करते हैं, मिटाएं इसको। अब सुनिए, डाइपोल मोमेंट इस तरफ थोड़ा नहीं, पीछे वाले को बता रहे हैं, उधर क्लास थोड़ी चल रही है, क्लास इधर चल रही है। डाइपोल मोमेंट में दो टाइप से, देखिए डाइपोल मोमेंट कंसिस्ट ऑफ, so this dipole moment consists of सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर मोमेंट। और दूसरा इसको बोलते हैं लोन पेयर मोमेंट। अब तक मैंने जितने भी आपको स्ट्रक्चर बताए उसमें सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर नहीं था, तो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन बॉन्ड पेयर मोमेंट पे चल रहा था। अब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे जहां पर बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर भी बनेगा। तो वैसे केस में कैसा डायग्राम बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर का, तो आपको पता है कि वाटर का टाइप होता है AB2 और L2 का टाइप है, तो ये वी शेप एक्वायर करता है। तो हम बनाएंगे इसका ऐसे वी शेप, ये रहा, और इस पे L2 का मतलब है दो लोन पेयर्स बनेंगे, तो ये हो गए इसके लोन पेयर्स, ये रहा। तो अब इसमें दो टाइप के मोमेंट्स आएंगे, एक होगा बॉन्ड पेयर मोमेंट और एक होगा लोन पेयर मोमेंट। तो जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, इस बॉन्ड से बनेगा बॉन्ड पेयर मोमेंट, इसका नाम μ1, इसका भी नाम μ1 कर लेते, बिकॉज ट्वाइस डेल माइनस एंड डेल प्लस एंड डेल प्लस। लेकिन लोन पेयर का बिगर लोब का पोर्शन बाहर की तरफ होता है, ये जो बिगर लोब बाहर आपको दिख रहा होगा, बिगर लोब का मतलब है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटवर्ड है। तो जिधर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उधर हम क्या सोचते हैं, उधर ही जाएगा ये डायरेक्शन। इसलिए जब इसका लोन पेयर का मोमेंट बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब मैं इसके साथ में इसको दिखा रहा हूं, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इसका नाम हो गया μ2 और इसका नाम हो गया μ2, इस तरीके से। तो सभी मोमेंट का नेट वेक्टर सम काउंट होगा। तो लोन पेयर मोमेंट का नेट सम और बॉन्ड पेयर मोमेंट का नेट सम, ये पूरा नेट सम, इसको देखने से ही लग रहा है कि सर इसका नेट वेक्टर तो जीरो हमको दिख नहीं रहा है। इसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये वेक्टर तो कभी जीरो नेट सम होगा नहीं। चार चार वेक्टर आपने बना दिया तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो नेट डाइपोल वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है वाटर क्या है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से अगर मान लो अमोनिया का हम बनाते हैं NH3 का, ये पिरामिडल शेप होता है और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है अमोनिया में। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर भी जीरो नहीं होने वाला है, ये तीन वेक्टर्स ऊपर की तरफ जाएंगे और इसका नाम होगा μ1 μ1 और ये रहा μ1। और चौथा वेक्टर जो है वो हम बनाते हैं इसके साथ में लोन पेयर को लेकर के, ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड द μ2। ये भी समझ में आ रहा है कि इसका भी म्यू नेट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा, सब तो एक ही तरफ जा रहा है, तो कहां से कैंसिल आउट होगा। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। यार डी फॉर डॉक्टर, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डिवाई, डिवाई इसका यूनिट है।
बिल्कुल है, यूनिट क्यों नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ही होगा। अभी हम इसके सिर्फ मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की तरफ, फिर चलेंगे इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट कि म्यू होता क्या है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब दो एग्जांपल मैंने दूसरे बैच में गलती से करा दिया था तो आपको भी करा ही देते हैं, गलती से ही करा दिया था। PF3Cl2 बताइए पोलर है कि नॉन पोलर। अब सुन लीजिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई पूछता है PF3Cl2, अब तक मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया उसमें सराउंडिंग एटम मैंने आपको सिमिलर रखा था और एक भी लोन पेयर नहीं दिया। फिर मैंने थोड़ा सा लोन पेयर इंट्रोड्यूस किया आपको ताकि बताया कि लोन पेयर मोमेंट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब भी मैंने देखो सराउंडिंग एटम को आपको सेम ही रखा है। अब मैं ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे सराउंडिंग एटम मैच ही नहीं कर रहा पूरी तरीके से। तो ये जैसे एग्जांपल है PF3Cl2 का, और आपसे पूछे कि बताओ ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे इसकी ज्योमेट्री बनेगी कैसी, इसका कौन से टाइप में होगा। तो टाइप आपको मिल गया होगा, इसका स्टेरिक नंबर 5 आ रहा होगा, और इसको देख करके ऑलरेडी 3 और 2 5 है, तो ये AB5 का टाइप है। और AB5 में क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो फ्रेमिंग इसकी बन चुकी है, कुछ ऐसा फ्रेम होगा। अब यहां पे रूल क्या है कि अगर कोई डिसिमिलर एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में, तो रूल कहता है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा रखते हैं एक्सियल पोजीशन पर। तो इसमें इन फ्लोरीन और क्लोरीन में मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जाएगा इसके एक्सियल पोजीशन पर। तो इसकी ज्योमेट्री जो एक्चुअल बनेगी वो होगी, यहां पे फ्लोरीन जाएगा और यहां पे फ्लोरीन जाएगा। अब यहां से आपके पास ये 3 पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है, जिसको आप बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। अभी भी आपके पास एक फ्लोरीन बचा हुआ है, तो जहां मन करे वहां रख दीजिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगे उसके लिए हम फ्लोरीन को यहां रख रहे हैं। तो आपके 3 फ्लोरीन खर्च हो गए, अब बच गए बाकी 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन मैंने यहां पे रख दिया। अब इस फिगर को देखने से आपको साफ समझ में आ रहा हो कि सर ये वाला वेक्टर तो इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इससे जो वेक्टर आएगा और इसका जो वेक्टर होगा ये इससे तो अलग होगा, और इसका नेट सम इस तरफ आने वाला है, इसका नेट सम इधर जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। इसको आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हैं। ये देखिए यहां पे मैंने इसका नाम रखा है μ1, इसका नाम क्या रखा है, ये भी μ1 हो गया, ये भी आपका μ1 हो गया, ये 3 वेक्टर। अब जब क्लोरीन की बात करेंगे तो उसका लिए μ2 यूज कर लेंगे, तो यहां पे आपका हो गया μ2 और ये भी हो गया आपका μ2 इस तरीके से। ये कैंसिल होगा दो वेक्टर का, ये अगर यहां से जाएगा तो क्या ये वैल्यू से मैच होगी क्या, ये तो फ्लोरीन लगा इस तरफ, तो डेफिनेटली मैच नहीं होगा, 2 डिसिमिलर एलिमेंट। वैल्यू अभी निकालनी नहीं, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि इसका नेट वेक्टर का सम इसके साथ कभी मैच ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये फास्फोरस और क्लोरीन का बॉन्ड है, और इस तरह बॉन्ड क्या है, फास्फोरस और फ्लोरीन का बॉन्ड है। तो ये तो μ1 लिखा गया, इधर μ2 लिखा गया, तो इनका रिजल्टेंट इसके साथ मैच ही नहीं होने वाला है। सो ये दोनों तो कैंसिल आउट करेगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है इसका जो म्यू नेट आने वाला है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर इसी सवाल को हम चेंज करके यहां लिखें PF पे 2 और देन Cl3, बताइए ये पोलर है कि नॉन पोलर। यहां तक लिखिए और इसको बताइए। तो 2 फ्लोरीन हो गए, ऊपर नीचे हो गए, और बाकी हो गए 3 क्लोरीन 120 के एंगल पर, नेट सम कितना हो गया 0, तो नॉन पोलर हो गया।
हटाए इसको, हो गया। और ये हुआ क्लियर एग्जाम्पल। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये रहा आपका फास्फोरस। अब दोनों फ्लोरीन को रखेंगे एक्सियल पोजीशन पर, और यहां पे रहेगा आपका Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl। तो यहां पे बनेगा आपका μ2, मान लीजिए इसको, मान लीजिए μ2, और इसको भी मान लीजिए μ2। ये तीनों कैंसिल आउट होगा बिकॉज 120 का एंगल है। लेकिन जो और जो μ1 जिसको हम लोग बनाएंगे पीएफ वाले को, ये होगा आपका μ1, और ये भी क्या होगा आपका μ1। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 180 का एंगल। तो यहां समझ में आ गया कि जो म्यू नेट है वो होगा 0। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर, इस तरीके से। बट तुम्हारा कोई डाउट नहीं सुनेंगे, और डाउट नहीं, जंप रहता है, यहां से वहां कूद जाते हो तुम। क्या डाउट है, बोलो। नहीं, कोई रीजन नहीं है, इस क्लास के लिए कोई रीजन नहीं है। इसी मॉलिक्यूल को दोबारा हम जेई वाले बैचेस में पढ़ाएंगे, तो विद रीजन पढ़ाएंगे। यहाँ इस क्लास के लिए कोई रीजन नहीं है। मुझे आज आयनिक बॉन्ड खत्म करना है, समझ में आया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मेरा खत्म हो जाएगा आज खत्म। सब टेस्ट होगा, डोंट वरी। क्या पढ़े हो बेटा, तो जितनी आदमी नहीं ये सीखता है, टाइम खत्म। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। क्या लगता है, ये पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा। कैसे जा, देखो तो पहले ये नहीं कैंसिल हो जाएगा। H और कार्बन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट बना के भी दिखाए तो इसका कैसे बनाएंगे आप, इस तरफ ये रहा, मान लीजिए μ1, मान लीजिए ये भी क्या बनेगा इस तरफ, ये कैंसिल नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से ये वेक्टर सम इस वेक्टर से कैंसिल नहीं होगा, फिर ये वाला वेक्टर इस वेक्टर से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो सब तो कैंसिल ही हो गए। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा आपको, 0। तो ये क्या होगा, नॉन पोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें कितने सारे सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? और पाई बॉन्ड, और ये 12 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो सब एक टाइप के नहीं है। एक बन रहा है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का, sp3, ये sp2 ना होगा, इस कार्बन क्या आएगा sp2। ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, और ये तो पाई बॉन्ड है, इसको थोड़े ना गिनते हैं। ये इतना जो पेज ये स्क्रीन मेरा कवर कर लिया, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाए, कितना पेज बचता मेरा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये देखो सारे एच है, इसको ऐसे क्यों नहीं बनाया गया, ये पेज भी कम ऑक्यूपाई करता है स्क्रीन में, ऐसे क्यों नहीं बनाया गया इसको, ऐसे क्यों नहीं होता है। एंगल, दिस एंगल बिकम्स 120 डिग्री। तो अगर इसको अंदर कर देंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा
60 डिग्री, इसलिए इसको बाहर बनाते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट, क्यों बाहर बनाते हैं इसको? हाउ मेनी 120 डिग्री इन बेंजीन? 12, 6, पक्का? गलत। 120 के कितने एंगल है? हर पॉइंट पे 3 120 बन रहा है। ये 120, ये 120 और ये 120। सो हर पॉइंट पे 3 बन रहे, कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री केस में। इसका बेसिक पहले कुछ लिख लीजिए। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कब आएगा कंटेंट पे? ऑफ 120 डिग्री, आंसर होगा 18। नंबर ऑफ कार्बन और H सिग्मा बॉन्ड, ये कितने हैं? सब बाहर वाले 6। और नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया आपका 6। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये हो गया 3। और ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये पूरा मॉलिक्यूल स्क्रीन के ऊपर है। इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये एक नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये प्लेनर वर्ड है ये, ठीक है? तो पोलैरिटी इसमें कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक H को हटा करके यहां पे Cl लगा दिया। तो अगर मान लो मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, मान लो, अब मैं सब H को नहीं दिखा रहा हूं, ये अंडरस्टूड है यहां पर, ठीक है? और यहां पे एक Cl लगाता हूं H को हटा करके। तो क्या किया मैंने, अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो लगता है कि मान लो ये तो इसको कैंसिल कर दिया होगा, ये इसको कैंसिल किया होगा, यहां पे एक H होगा, उसका इस तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट, और इस क्लोरीन और कार्बन में किस तरफ जाएगा? क्लोरीन के तरफ, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम अल्टीमेटली एक नेट काउंट कर लेते हैं, H का भी इधर ही जा रहा है, तो एक नेट मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इसका डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसके डायरेक्शन को ऐसे मान लेते हैं। तो नेट हम मान लेते हैं म्यू मान लेते हैं। क्लोरो, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन इसका नाम है। अब हमने क्या किया, इसी के बेसिस पर ऐसे एक और क्लोरीन लगा दिया, यहां पे Cl और यहां पे Cl, फिर एक और बनाया, यहां Cl और यहां पे Cl, और तीसरा स्ट्रक्चर, यहां पे Cl और यहां पे Cl, और एक और बना देते हैं। ये रहा Cl इस तरीके से। तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में अगर मान लो मैं इसको मार्क करता हूं, तो अगर मैं इसको मार्क करता हूं तो ये जो दोनों पोजीशन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोजीशन, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। और ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर नहीं बनाए से पूछ ले, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये मेटा पे लगा हुआ है, तो ये हो गया स्मॉल m मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये हो गया आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और ये सारे के सारे इसके कॉमन नेम है, कॉमन नेम। IUPAC नेम में इसका नाम हो जाएगा, यहां पे 1 नंबर देंगे, यहां पे 2 नंबर, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन।
ये आएगा 1 पे और ये 2 के बाद यहाँ 3 पे आएगा, तो 1,3 डाइक्लोरो। तो हम इसके अगर आईयूपीएसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें तो ये 1 मैं दे रहा हूं, इसको नंबर 2 दे रहा हूं, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये बनेगा आपका 1,3 डाइक्लोरो, और ये बनेगा आपका 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब हम आते हैं अपने मेन कंटेंट पे, जो है हमारा डाइपोल मोमेंट। तो अब आप देखो यहां पर इसमें ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां पे वेक्टर ये इस तरफ जा रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री, दोनों बाहर की तरफ। तो अगर मैं निकालूंगा इसका नेट डाइपोल मोमेंट, तो क्या पढ़ाया था, अंडर रूट म्यू का स्क्वायर, म्यू का स्क्वायर 2 म्यू का स्क्वायर एंड देन कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा अंडर रूट 3 म्यू। यहां पर यहां भी ये बाहर की तरफ जाएगा, यहां भी ये बाहर की तरफ जाएगा, तो इनके बीच आपको एंगल दिख रहा होगा 120 डिग्री। तो इसका बताइए म्यू नेट कितना आएगा। तो cos 120 लिख रहा है, cos 120 कितना होता है, -1/2, तो -1/2 करते देखो ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस में एक म्यू स्क्वायर भी गायब कर देगा, तो इस केस में इसका आंसर कितना आएगा, ओनली म्यू। और इस केसेस में ये दोनों वेक्टर साफ दिख रहा है, जस्ट अपोजिट है, सो कैंसिल आउट ईच अदर। तो इस केस में नेट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के बराबर। इतने सारे क्लोरीन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसको कैंसिल करेगा, फिर ये वाला इसको कैंसिल करेगा, और इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो ये इसको कैंसिल किया, ये इसको कैंसिल किया, इसका मतलब है इसका जो म्यू नेट आने वाला है उसमें मात्र यही कंट्रीब्यूट करने वाला है, इसका मतलब इसका क्या आंसर होगा, म्यू। बोलो हुआ क्लियर, समझ में आया ये, देखो ध्यान से समझ में आएगा। ये इसको कैंसिल आउट किया, फिर ये इसको कैंसिल आउट किया, तो इसको रोकने वाला कोई है इस तरफ, जल्दी लिखो। चलिए हो गया, ये मिटाएं इसको।
अब हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले द डाइपोल मोमेंट जो होता है वो Q इंटू डी होता है। अब द Q स्टैंड फॉर द चार्ज। अब चार्ज की दो संभावना हो गई, CGS सिस्टम और SI सिस्टम। SI सिस्टम में इसको कूलम बोलते हैं, CGS में इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दोनों में क्या रिलेशन है? 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10। ESU इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो यहाँ से आप कूलम को ESU में और ESU को कूलम में चेंज कर सकते हैं। अब आता है ये D क्या है? D बेसिकली बॉन्ड लेंथ को दिखाता है। दो एटम जिसमें आपने एरो बनाया है, इनके बीच कितना सारा बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ अगर बात करें तो यहाँ भी CGS सिस्टम में बनेगा सेंटीमीटर और SI में क्या बनेगा? मीटर बनेगा। तो अब हम अगर डाइपोल मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखें तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या मिला आपको? यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट तो SI सिस्टम में आपको मिला होगा कूलम्ब मीटर और CGS सिस्टम में मिलता है दैट इज कॉल्ड द ESU सेंटीमीटर। ये है। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट का एक और होता है अनदर यूनिट और इसी को बोलते हैं डिबाई, जिसको शॉर्ट में D लिखते हैं। एंड द 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। थोड़ा ये याद करना आसान है इसलिए हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं 1 डिबाई को। चाहे तो आप इसको CGS में भी दिखा सकते हैं। सो 1 डिबाई इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर। तो इस पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट से एक सवाल बनता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो HF मॉलिक्यूल और यहां लिखते हो डेल माइनस, यहां क्या लिखते हो? डेल प्लस, और ये बनाते हो वेक्टर का साइन। ये रहा डाइपोल मोमेंट। क्योंकि ये एक ही डाइपोल मोमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो म्यू नेट की भी बात भी करना जरूरी नहीं है। सिंपल ये म्यू जो होगा ये क्या होगा? दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर डेवलप हो गया पोलैरिटी, मतलब इसमें डेवलप हो गया आयनिक कैरेक्टर। तो इन कोवैलेंट मॉलिक्यूल पोलैरिटी डेवलप, और पोलैरिटी डेवलप करने का मतलब है कि आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो यहां से निकालते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट जो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय द डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटेड और इनटू 100। ये आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये जो डाइपोल मोमेंट लिखा गया है कैलकुलेटेड यहाँ पे लिखा गया है, इसका ये मतलब है क्या? इसका मतलब क्या है? तो ये मतलब है कि इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल, मतलब ये एज्यूम करना कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो 100% आयनिक है। ऐसे केस में अगर मैं इस HF का ही एग्जांपल अगर लिखूं तो अगर ऐसा मानेंगे तो क्या देगा? ये +1 और F पे क्या देगा? माइनस। और ये +1 और -1 एक रिलेटिव चार्ज होता है, दिस इज नॉट एन एक्चुअल चार्ज। तो एक्चुअल चार्ज जो ये +1 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं चार्जेज, यहाँ पे जो ये एक्चुअली में रिलेटिव चार्ज है। तो इसका जो एक्चुअल चार्ज होता है वो कितना होगा? तो एक्चुअल चार्ज ये होगा आपका 1 पॉइंट,
इसको मैं लिख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सीजीएस सिस्टम। सो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, ये लिख सकते हैं आप। ये ऑब्जर्व का मतलब है इसका एक्चुअल डाइपोल मोमेंट कितना है। इसका मतलब ये होता है इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल, ये मान करके कि दिस कंपाउंड इज 100% आयनिक। अगर ऐसा होगा तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा, और टूटेगा तो क्या मिलेगा, H प्लस और F पे माइनस। तो इस +1 के लिए जो +1 और -1 लिखते हैं ये रिलेटिव चार्ज होता है, ये एक्चुअल चार्ज नहीं होता है। तो एक्चुअल चार्ज कितना होगा, इसी 1 में आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको लिखना है SI सिस्टम में। अगर आपको CGS में लिखना है तो क्या बोलेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का जो नॉट इक्वल टू 0 आपने यहाँ पे मेंशन किया है, तो मान लीजिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो दिया हुआ x डिवाई, और ये इसका एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्लियर। और इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए इसको बोलते हैं d एंगस्ट्रम दिया गया है। द d एंगस्ट्रम बेसिकली क्या है, d इज अ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, द वर्ड इज म्यू कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं। तो चार्ज तो आपने पहले ही मान लिया 100% आयनिक मान के टूट गया, तो चार्ज कितना हुआ 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 ESU, ये चार्ज हो गया। इंटू बॉन्ड लेंथ, ये है d एंगस्ट्रम, तो d इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। सो अल्टीमेटली 4.8 इंटू 10 टू द पावर -18 क्या मिला आपको, ESU सेंटीमीटर। ये वो वैल्यू है जो ये मान के निकाली जा रही है कि अगर ये मॉलिक्यूल 100% आयनिक होता तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती, जो कि रियलिटी में है नहीं, रियलिटी में तो इसका x डिवाई आया हुआ है। तो इस केस में ये जो -18 ESU सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे, अच्छा इसमें एक d भी तो होगा, तो साथ में d ऐड करेंगे, तो 4.8 इंटू d, और यहां क्या वर्ड होगा, डिवाई। सो अल्टीमेटली आपको आउटकम क्या मिला, 4.8 d वैल्यू आ गई, और ये हो गया डिवाई। तो ये आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ आपको दे देगा, और एक्चुअल डाइपोल मोमेंट जिसको ऑब्जर्व्ड बोलते हैं वो आपको दे देगा। अब पूछेगा कि बताओ इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा, तो आपने यहां से निकाला, इसकी तो दिया हुआ वैल्यू है, और यहां से आपने क्या निकाला, थ्योरेटिकल वैल्यू। तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा वो क्या आएगा आपके पास, तो एक्चुअल दिया गया है x डिवाई, और आपने जो निकाला वो निकला 4.8 इंटू डी डिवाई और इंटू 100, तो ये d इस d से कैंसिल। सो अल्टीमेटली x बाई 4.8 इंटू डी और इंटू 100। ये मेथड ऑफ सॉल्विंग है क्वेश्चन का, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। पता ये चल रहा है, एक अच्छे इंसान में होना बुरा कैरेक्टर थोड़ा बहुत, और एक बुरे इंसान में थोड़ा बहुत अच्छा कैरेक्टर। तो कोई इंसान 100% बुरा नहीं है, कोई इंसान 100% अच्छा नहीं है, यही है। तो एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी बन गई, उसकी वजह से उसमें क्या डेवलप हो गया, आयनिक कैरेक्टर। इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या डेवलप होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर, जिसको हम लोग पढ़ाते हैं फजांस रूल में। तो कितना डेवलप हो गया कैरेक्टर, उसी को निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी इसको निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हैने-स्मिथ इक्वेशन। अभी हम निकाल रहे हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से निकाल रहे हैं। अगर इसी में आपसे कोई पूछता परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर, तो क्या करते हैं, 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है। अब मान लो कि सब कोई ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, इस पर डेल माइनस और डेल प्लस मिल रहा है, और मान लो कि इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आया, सपोज करो कि 25%, मान लिया, ये मैं सपोज कर लिया। सॉल्व करने के बाद आया ये डेटा,
तो ये जो डेल माइनस है इस पर एक्चुअल में चार्ज बन कितना रहा है, तो 25% बनने का मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज बन रहा है वो बन रहा है -1/4 और इस पे बन रहा है +1/4। अगर ये होता 50% तो +½ -½ अगर तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से। अब आप चार्ज की एक्चुअल वैल्यू बता पा रहे हैं तो पूछ सकता है 2 सवाल कि क्या होगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ जो चार्ज वो एक्चुअल चार्ज कितना बनेगा इसके ऊपर। तो आप चार्ज को इस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर से निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल जो अभी लिखवाएंगे स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है NH3, इसको हटाएं, ये हो गया। ये देखो पूछता है कि NH3 और NF3 में किसका होता है ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका NH3 का पिरामिडल शेप होता है और ये रहा इसके ऊपर लोन पेयर। तो ये जो 3 बॉन्ड हैं ये जनरेट करेंगे बॉन्ड पेयर मोमेंट और तीनों की वैल्यू सेम होगी। और यहाँ पर देखो ये लोन पेयर है, ये बड़ा लोब इस तरफ है तो ये बाहर की तरफ दिखाएंगे, ये आपका लोन पेयर मोमेंट है। थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर फिगर को देखोगे तो ये सारे एक ही तरफ जा रहे हैं, ये सारे के सारे कन्वर्स टाइप के हो रहे हैं, सब एक तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब NF3 का एग्जाम्पल लिखते हैं तो यहाँ पे बनता है डेल माइनस, तो डायरेक्शन इस तरफ जाएगा, यहाँ भी डेल माइनस, तो सब वेक्टर नीचे की तरफ भाग रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों वेक्टर यहाँ भाग रहा है नीचे की तरफ और लोन पेयर का वेक्टर ऊपर भाग रहा है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये तीनों वेक्टर नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा नेट को कम कर देगा। तो ये डायग्राम ही आपको बता रहा है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर डेटा नहीं भी पता है सारे कंस्ट्रक्टिव है, ऑल इन वन डायरेक्शन में है, और ये क्या है जस्ट अपोजिट, तो ज्यादा किसका होगा NH3 हैज मोर डाइपोल मोमेंट। हुआ क्लियर? ये तो इसके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, 25% अगर है, ये मान लो तुमने सॉल्व किया और आया 25%, तो जो ये डेल माइनस लिख रहे हो ये चार्ज एक्चुअल में कितना है, तो -1/4 एंड +1/4। अगर ये आता 50% तो +½ और -½ इस तरीके से। ये अलग सेक्शन है, ये तो खत्म हो गया कहानी। हुआ क्लियर? इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है ऑलमोस्ट 1.46 dBi और इसकी वैल्यू होती है 0.24 dBi, इसी के आसपास होती है। डेटा बेटा कौन याद रखेगा? इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं अगर कोई रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि NF3 का डाइपोल मोमेंट क्यों कम हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इन NF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर मोमेंट and the net bond pair moment
तीन वेक्टर का नेट सम। कितना मजा आ रहा है बिल्कुल। क्या जिंदगी चल रहा है, एकदम मस्त वाला, एकदम बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एकदम मस्त इन्वायरमेंट है। NF3 the lone pair moment and the net bond pair moment opposite each other. But in NH3 इतना ना कलर है ना, जिंदगी में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। इन NH3 the lone pair moment and net dipole moment, net bond pair moment, ऑलमोस्ट इन सेम डायरेक्शन। एक नेचर बता रहे हैं, वैल्यू बिना वैल्यू कौन निकालेगा इसका, ना एंगल बनेगा, कितना एंगल बन रहा है तो नेट निकलेगा क्या, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आई जस्ट चेक दिस डेटा, मैंने रैंडम लिख तो दिया है। सो इन सेम डायरेक्शन, सो म्यू नेट ऑफ NH3 इज मोर देन, राइटिंग खराब शुरू हो गया, थोड़ा फास्ट लिखवाने पे यही होता है। NF3 ये तुम्हारे स्कूल में बहुत चांसेस आने का, बहुत फेमस क्वेश्चन है, NCERT में भी पढ़ाया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है।